सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं आपका मेजबान सलमान मिर्जा। जनाब, आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का टाइटल ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम कर लिया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 1,32,000 भारतीय तमाशाइयों के सामने यह मैच खेला गया था। लेकिन भारतीय टीम जो पूरे टूर्नामेंट के अंदर डोमिनेट करती हुई नजर आ रही थी, आज जनाब ऑस्ट्रेलिया ने उसको मुकम्मल तौर पर डोमिनेट किया। ना इंडिया की बैटिंग चली और ना ही इंडिया की बॉलिंग चली। इंडिया जो इससे पहले 9 लीग मैचेस और फिर एक सेमीफाइनल 10 मैचेस खेलकर जीतकर फाइनल में आया था और आज के मैच में वो फेवरेट्स करार दिया जा रहा था। ऑस्ट्रेलिया का आगाज वर्ल्ड कप का इतना ज्यादा अच्छा नहीं हुआ था। पहले मैच में वो इंडिया के हाथों उनको शिकस्त हुई थी, उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका के हाथों भी शिकस्त हुई और एक मौका ऐसा था कि पॉइंट्स टेबल पर ऑस्ट्रेलिया की जो पोजीशन थी वो 8वें नंबर पर थी। लेकिन फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने इस तरह खेलना शुरू किया कि आप यकीन कीजिए कि पीछे मुड़ के उन्होंने नहीं देखा और आज इंडिया को इस तरह से हराया है। जो रंग में इंडिया नजर आ रहा था, आज तो वो रंग में नजर आया ही नहीं। और फिर पहली बात कि जनाब ये वही स्टेडियम था, ये वही कंडीशंस थी, ये वही मामला थे, वही पिच थी जहां पर पाकिस्तान और इंडिया का मैच खेला गया था और हाई स्कोरिंग मैच उसको करार दिया जा रहा था। चूंकि पाकिस्तान ने बैटिंग अच्छी नहीं की थी इसलिए वो हाई स्कोरिंग पर नहीं जा सका था, लेकिन कंडीशंस बैटिंग के लिए बड़ी साजगार थी। लेकिन आज जब ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता, हैरतअंगेज तौर पर उन्होंने इंडिया को दावत दी कि जनाब आप पहले बैटिंग कीजिए। लोग हैरान हो गए, यार अगर आप टॉस जीते हैं इस कंडीशंस के अंदर तो आपको पहले बैटिंग करनी चाहिए और बड़ा मैच है, वर्ल्ड कप का फाइनल है, रन्स ऑन द बोर्ड और उसके बाद फिर आप उसको डिफेंड करने के लिए जाएं, ये स्ट्रेटेजी होती है। लेकिन जनाब रोहित शर्मा बड़ा शानदार आगाज था, 3 छक्के 4 चौके उन्होंने मारे और जनाब 47 रन बनाए, लेकिन एक बड़ी बारी वो नहीं खेल सके। विराट कोहली ने भी अच्छी मुजाहमत की, अच्छे रन बनाए, 54 रन उन्होंने बनाए थे, निफ सेंचुरी बनाई थी, लेकिन उसके बावजूद वो इसको 100 में कन्वर्ट नहीं कर सके। कुछ मुजाहमत केएल राहुल ने की, जब तमाम विकेटें गिर रही थी एक एक करके तो केएल राहुल ने एक एंड को संभाले रखा था और उन्होंने 66 रन बनाए थे। लेकिन शानदार कप्तानी और शानदार बॉलिंग ऑस्ट्रेलिया की जानिब से की गई। 240 रन इंडिया ने बनाए और 241 रन का टारगेट दिया गया। लेकिन यकीन जानिए, किसी भी ग्राउंड में किसी भी कंडीशंस में वर्ल्ड कप का फाइनल हो और ऑस्ट्रेलिया मध्य मुकाबिल हो तो ये रन ऑन द बोर्ड काफी नहीं हो सकते, आपको इससे ज्यादा रन्स बनाने। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने के लिए आए तो जनाब ये के बाद दीगरे 3 विकेटें गिर गई। पहली विकेट गिरी, दूसरी विकेट गिरी, तीसरे स्मिथ एलबीडब्ल्यू आउट हुए। हालांकि वो आउट नहीं था लेकिन उसके बावजूद उन्होंने रिव्यू नहीं लिया। सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें होने लगी कि जनाब फिर से ये मैच फिक्स है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ट्रेविस हेड जिन्होंने पहले ही मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार सेंचुरी बनाई थी और मुस्तकिल वो परफॉर्म करते हुए नजर आए, उन्होंने आज दिखाया कि जनाब 3 विकेटें गिरने के बावजूद भी मैच को बाआसानी हम लोग जीत सकते हैं और उन्होंने जीत के दिखाया। लेबुशन और हेड ने बड़ी शानदार पार्टनरशिप खेली और आखिरी रन पर आके यानी 239 रन पर आके जो हेड आउट हो गए, उसके बाद फिर मैक्सवेल आए, विनिंग शॉट खेला और ऑस्ट्रेलिया 6ठी बार वर्ल्ड चैंपियन बन गया है। तो जनाब इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इजाज वसीम बाकरी जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पूरा वर्ल्ड कप इन्होंने कवर किया है। इजाज भाई ये बताइएगा, ये क्या हुआ आज भारत को? क्या गोरों के सामने चोक कर गए? ये वाला मामला है, जैसे हम अक्सर और बेशतर वर्ल्ड कप में भारत के सामने चोक कर जाते हैं, भारत न्यूजीलैंड इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के सामने चोक कर जाती है। आज ऐसे ही कुछ हुआ या कुछ और मामला था? क्या हुआ कि परफॉर्म नहीं कर सके? सलमान, पहली बात तो बिल्कुल आपने दुरुस्त कही है कि जो एशियन टीमें हैं ये स्पेशली ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड या न्यूजीलैंड के सामने जब नॉकआउट मैचेस में आती हैं तो वो बेहतर अंदाज में क्रिकेट खेलते हैं। ये तो ऑन डे जिसने अच्छा खेलना होता है उसी ने बाजी लेके जानी होती है। और सबसे पहले पैट कमिंस ने जो टॉस जीत के जो बड़ा डिसीजन किया, इंडिया को खिला दिया। आप ये देखिए कि इस वर्ल्ड कप में इंडिया इस वर्ल्ड कप फाइनल से पहले 10 मैचेस खेल चुका था। पहले लगातार 5 मैचेस इंडिया ने टारगेट चेज करके जीते हुए थे और अगले जो 5 मैचेस इंडिया टिल सेमीफाइनल जो उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ जीता, वहां पर इंडिया ने एक रिवायत बना ली थी कि वो 300 प्लस रन करते थे और आगे उनके बॉलर्स विकेट ले लेते थे। बिल्कुल। तो इसी तरीके से आज के एक तो पैट कमिंस ने विकेट पे जो है ना वो स्लो विकेट देख के
उसने पहले इंडिया को बैटिंग करने की दावत दी है। नासिर हुसैन ने इस पर बड़ा शानदार तबसरा किया आज के फाइनल के ऊपर। पूरी दुनिया में क्रिकेट कवर करते हैं, कमेंटेटर भी हैं, साबिक इंग्लैंड कैप्टन भी हैं। उन्होंने कहा कि पैट कमिंस ने जो फैसला किया उस फैसले में उसने ये देखा कि मुझे कम नुकसान किस चीज के अंदर है। तो ये उसने एक ब्रेव कॉल की कि इस स्लो विकेट के ऊपर इंडिया को पहले खिला के एक कम स्कोर तक और उसने रोकने के एक जो है वो ब्रेव डिसीजन लिया कि कम नुकसान उसको इसी चीज में था। और उसने फिर आप ये देखिए 8 घंटे का सलमान ये वनडे मैच हुआ है, पूरे 8 घंटे इंडियन टीम और इंडियन क्राउड सब स्ट्रेस में रहे हैं, वो मैच में वापस नहीं आ सके सिर्फ पैट कमिंस के उस डिसीजन की वजह से। नहीं, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं ना स्लो विकेट की, ये कंडीशंस ऐसी थी कि शुरू में बॉल बल्ले पर आ रहा था। आपने रोहित शर्मा की बैटिंग देखी होगी, बहुत शानदार वो बारी खेल रहे थे, पहली विकेट उनकी आउट हुई, उसके बाद विराट कोहली ने भी आते ही चौके मारने शुरू कर दिए थे। बॉल बैट पर बहुत इजीली आ रहा था, लेकिन जिस तरह से ये मैच आगे बढ़ता, कहा यह जा रहा था कि बॉल बैट पर बड़ा रुक कर आएगा, पिच स्लो हो जाएगी, कंडीशन स्लो हो जाएंगी, तो आखिर में आके बैटिंग करना तो और ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन पैट कमिंस ने फिर वही एक ऐसा फैसला लिया जो कि वाकई में शायद हर एक को समझ ना आ रहा हो। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि एक तो उसका फैसला बड़ा जबरदस्त था, दूसरा यह कि इंडिया की जब अर्ली विकेटें गिरी हैं उसके बाद इंडिया मैच में वापस ही नहीं आ सका है। वो स्ट्रेस उनके क्राउड के ऊपर भी नजर आ रहा था। आप मैच पूरा देख रहे होंगे, हमने भी टीवी पे देखा है, तो वो इंडियंस उस मैच में वापस ही नहीं आ रहे थे। और ऑस्ट्रेलियंस की यही खूबी है, इसलिए कि वो 6ठा ओडीआई वर्ल्ड कप जीते हैं, 6ठा ओडीआई वर्ल्ड कप। आप सलमान उनका रिकॉर्ड देखिए, 2015 का वर्ल्ड कप वो अपने मुल्क में जीते, 2019 का वर्ल्ड कप वो इंग्लैंड से सेमीफाइनल हारे, और 2023 का वर्ल्ड कप वो फिर से जीत गए। और इस दौरान वो पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल जीत के 2021 का T20 वर्ल्ड कप भी जीत गए। तो ऑस्ट्रेलियंस की जो ग्रूमिंग है उनके जो क्रिकेटर्स की एज कंपेयर विद एशियन क्रिकेटर्स, वो बेहतर दिखाई देती है। और फिर आप देखिए प्रेशर में जो ट्रेविस हेड ने इनिंग्स खेली है, 3 विकेटें गिरने के बाद, अब रोहित शर्मा ने भी अभी इख्तितामी तकरीब में बोला है कि अगर एक और विकेट गिर जाती तो मैच शायद 50-50 हो जाता। लेकिन ट्रेविस हेड का आप उसकी मेंटल स्ट्रेंथ देखिए कि उसने कैसे, अच्छा आज उन्होंने अपने रिवायत के बरखिलाफ इनिंग खेली है, जो उनकी रिवायत है, जिस तरह से वो खेलते हैं, उन्होंने आज संभल के थोड़ा खेला है, वरना वो उनका स्टाइल नहीं है। बिल्कुल, वो क्योंकि सिचुएशन को रीड कर गए थे, उनको मालूम था। और फिर रोहित शर्मा ने यह एतराफ भी किया है कि अंडर लाइट्स बैटिंग थोड़ी सी अहमदाबाद में आसान रही है, क्योंकि ड्यू फैक्टर आ चुका है। जब यहाँ पर 14 अक्टूबर को पाकिस्तान और इंडिया ने खेला था, उसके ये 1 महीने 5 दिन बाद मैच हो रहा है, तो थोड़ा सा समर भी आ चुका है वहां पे गुजरात रियासत जहां अहमदाबाद में ये मैच था। तो ड्यू फैक्टर भी जो था, बार बार गेंद गीला हो रहा था और फील्डर्स को जो है ना वो हर गेंद खुश्क करके वो बॉलर्स के हाथ में देना पड़ रहा था। और आप देखिए कि वो स्पिनर्स जो इस पूरे वर्ल्ड कप में डोमिनेट करते चले आए थे, और उनको अर्ली ओवर्स के अंदर ही रोहित शर्मा ने आजमाया ताकि शायद कहीं 10वें ओवर में पहला स्पिनर वो लेकर आ गए थे। अगर आप इजाजत दें, लीना मोइन भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट उनसे भी गुफ्तगू शुनीद करते हैं। लीना साहब, ये आज क्या हुआ? भारत बड़ा टॉप फेवरेट कहा जा रहा था अभी तक, और जिस तरह से उन्होंने डोमिनेट करके पूरे वर्ल्ड कप के अंदर मैचेस जीते हैं, मतलब या तो सेकंड बारी में आते क्रैश करके रख देते सामने वाली की बॉलिंग लाइनअप को, और अगर वो पहले बैटिंग करते तो जनाब 350 तो उनके लिए बड़ा नॉर्मल था। लेकिन आज ऑफ कलर नजर आया, उसकी क्या वजह है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, फाइनल का प्रेशर भी बड़ा था, इतना बड़ा स्टेडियम था, सारी एक्सपेक्टेशन, पूरे 2 अरब लोगों की एक्सपेक्टेशन उनके ऊपर थी। दूसरा, ऑस्ट्रेलियन बड़ी टफ टीम है, इनको हराना आसान नहीं है। ये पहले 5 दफा जीत चुके, ये 6ठी दफा इन्होंने जीता। पिच भी तो था मेरे ख्याल में, जो फाइनल इतने बड़े टूर्नामेंट का, उसका शायान शान पिच नहीं था। जरा सा पिच जो है वो 300 सवा 300 टाइप रन का होना चाहिए था। ये जरा लो एंड स्लो पिच था, ड्राई भी था। उसने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, जो कि मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा था पहले कि कमिंस ने क्यों पहले बॉलिंग की, लेकिन आई थिंक वो चाहते थे कि ड्यू जब पड़े तो उनके बैट्समैन को फायदा, और ऐसा ही हुआ। अंडर लाइट्स जो है सिर्फ शुरू के 10 ओवर मुश्किल होते हैं जब बॉल बहुत स्पिन कर रहा होता है। एक दफा वो 10 ओवर्स आप अंडर लाइट गुजार लें तो आगे आसानी हो जाती है, क्योंकि वेरी ऑफन ड्यू भी पड़ती है, और अब ये विंटर सेट इन हो गया है, तकरीबन दिसंबर आने वाला है। अच्छा, लेकिन एक लीना, आपको लग रहा होगा कि देखिए एक माइंड सेट होता है, एक मेंटल जो आपकी कैपेबिलिटी होती है, आप कितने मेंटली स्ट्रांग है, वो चीजें तो आज नजर आई। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने भी अच्छा इंतखाब किया। वर्ल्ड कप से पहले इनकी बायलैटरल सीरीज भी हुई थी, जिसमें भी इंडिया ने इनको शिकस्त दी थी। सुनने में आ रहा था कि जनाब अगर ऑस्ट्रेलिया फाइनल में आएगा तो इंडिया तो बायलैटरल में भी उनको हरा चुका है, बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है,
अपने ग्राउंड्स के अंदर ऑस्ट्रेलिया को हराना उनके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। इवन 99 के बाद भी जब ऑस्ट्रेलिया ने दौरा किया था इंडिया का, उस वक्त भी वनडे सीरीज में गालिबन उन्होंने उनको शिकस्त दे दी थी, लेकिन आज तो आउट क्लास ही कर दिया इंडिया को। देखिए, ऑस्ट्रेलिया बहुत सीजन टीम है, टेस्ट चैंपियनशिप की वो चैंपियनशिप जीती है, 5 दफा जीते हुए हैं और वो डरते नहीं है। पहले 2 मैच इस टूर्नामेंट में वो हार गए थे, उसके बाद स्ट्रेट अवे उन्होंने 10 मैच जीत के ये ट्रॉफी जीत ली, वर्ल्ड चैंपियन बन गए। उनका प्लान है, उनका कप्तान बड़ा प्लान से हर चीज करता है। आज भी उसने सोच विचार के करके ये डिसीजन एट द टॉस लिया, फिर 3 विकेटें भी गिर गई तो ऐसा लग रहा था कि शायद इंडिया वापस गेम में आ गया, लेकिन वो ट्रेविस हेड की इनिंग्स, उसने अटैक करना बंद नहीं किया। उसने को जब बॉल मिली तो उसने चौका छक्का लगाया। उससे अगर आप कंपेयर करें, जब प्रेशर में था इंडिया और बैट कर रहे थे राहुल और कोहली, तो वो बहुत शेल में चले गए थे। ऑस्ट्रेलिया कभी शेल में नहीं किया गया, और ऑल्दो कि वो सारा क्राउड उस वक्त तो रैम्पेंट था, शोर और होगा मचा हुआ था, बहुत प्रेशर था, लेकिन फिर भी उनको जब ऐसी गेंद मिली कि वो उस पर चौका छक्का लगा सकते हैं, खासकर हेड, तो वो उन्होंने उसको ऐसा किया और अटैक किया। और उसके साथ लबुशेन ने भी बहुत अच्छी बारी खेली उनके साथ, तो वो प्रेशर में नहीं गए। उनको यकीन था कि टारगेट तो क्योंकि बहुत बड़ा नहीं है, 240 टारगेट की अगर हम बात कर लें अचीव कर लेंगे। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन 240 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया आप दुनिया के किसी भी ग्राउंड के अंदर वर्ल्ड कप फाइनल के अंदर बनाएंगे तो आप नहीं उसको डिफेंड कर सकते। यही बात पाकिस्तान की इंग्लैंड के खिलाफ थी, जो T20 वर्ल्ड कप हमने खेला था। T20 वर्ल्ड कप में फाइनल में पाकिस्तान ने अच्छा स्कोर बोर्ड नहीं किया था। आपकी अच्छी जितनी बॉलिंग लाइनअप हो, लेकिन आप उसको डिफेंड नहीं कर पाते। और फिर 50 ओवर्स में तो आपके पास 300 बॉलें होती हैं, और अगर आप 240 रन बनाएंगे, 241 का टारगेट देंगे और अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम है, वो तो फिर आपको डोमिनेट करेंगे। उनके 3 ओवर आप देख लें, 40 रन बना लिए थे 3 ओवर में उन्होंने। हाँ देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इंडिया का भी पहले पावर प्ले में बड़ा अच्छा स्कोर था। रोहित शर्मा ने ट्रेडिशनली, जैसे वो पूरे टूर्नामेंट में खेल रहे हैं, 23 रन बनाए, लेकिन जब के बाद बिगड़े, उनकी विकेट गिर गई। क्योंकि ये जो ऑस्ट्रेलियन पेस अटैक है, कमिन, स्टार्क और हेजलवुड का, इसको असली आसान नहीं है। तीनों बड़े तेज हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं। लेफ्ट आर्म जो एंगल है स्टार्क का, वो थ्रू आउट द टूर्नामेंट उन्होंने हर साइड को तंग किया, विकेटें ली हैं, तेज भी है, यॉर्कर्स बड़े अच्छे करते हैं। फिर शॉर्ट बॉल से कमिंस ने विकेट ली, विराट कोहली की जो सबसे इंपॉर्टेंट विकेट थी, वहां कहीं अगर विराट कोहली ठहर जाते तो वो स्कोर में 40 रन का फर्क पड़ता। और जो आप बात कर रहे हैं ना कि बहुत 240 कोई स्कोर नहीं होता फाइनल में, वो 280-90 होता। 280-90 इस पिच पे काफी डिफिकल्ट हो सकता। और आज आपने देखा शानदार फील्डिंग भी हुई ऑस्ट्रेलिया की जान में। कम से कम उन्हें 30 रन बचाए बाउंड्री पे, खासकर वार्नर और हेड ने बहुत शानदार फील्डिंग की। कैच जबरदस्त, हेड का तो बड़ा शानदार कैच भी, बड़ा वो टर्निंग पॉइंट था। वो जो कैच था रोहित शर्मा का, वो टर्निंग पॉइंट था। तो ये सारी टीम एफर्ट, एक प्लानिंग, ऑस्ट्रेलिया बीइंग ऑस्ट्रेलिया, इतना ज्यादा सीजन्ड वो क्रिकेट का मुल्क है, जाहिर है, और वो हिम्मत कभी नहीं हारते और टफ ऑपोजिशन है। तो उन्होंने आज दिखाया कि भाई तुम्हारे चाहे 1,30,000 लोग जितना मर्जी शोर मचा लें, हम एक टफ ऑपोजिशन है, हम अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलेंगे। अच्छा, ये स्ट्रेटेजी कैसी होती है? मतलब मैं विराट कोहली को देख रहा था जब वो फील्ड में रन्स बन रहे थे, जब लेबुशन और ये हेड बहुत शानदार बैटिंग कर रहे थे, बार बार बूस्ट अप करते थे ऑडियंस को कि यार आप शोर मचाइए, आप अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो ऑडियंस शोर मचाएगी। फिर आप सामने वाला जब शॉट मारता है आप बिल्कुल साइलेंट पे चले जाते हैं। ये साइकी मध्य मुकाबिल जो टीम होती है उसके प्लेयर्स पर कितना ज्यादा असरअंदाज होती है? व्हाट डू यू थिंक? देखिए, बहुत प्रेशर होता है। देखिए, 12th मैन कहा जाता है क्राउड को, और इंडिया का तो मैं कहती हूँ 12th और 13th मैन भी वही है, क्योंकि वो इतना ज्यादा पार्टिजन उनका क्राउड है, यानी कि टोटली इम्पार्शियल क्राउड नहीं है, पार्शियल क्राउड है। तो वो तो जाहिर है बहुत प्रेशर होता है। लेकिन ये बहुत टफ लोग हैं ऑस्ट्रेलियन। इनका स्पोर्टिंग कल्चर, चाहे रग्बी हो, चाहे फुटबॉल, हॉकी हो, जी, मेंटली टफ कैरेक्टर। अच्छा, मैं ऑन अ लाइटर नोट लीना आपसे एक और सवाल करना चाहूंगा। ये जो तीसरी विकेट गिरी थी उसके बाद स्मिथ की, वो आउट नहीं थे और उन्होंने रिव्यू नहीं लिया, मेंटली स्ट्रांग है। फिर उससे पहले हमने देखा कि मार्च जिस तरह से आउट हुए, वो विंग करते हुए एक तरह की से गए हैं। सोशल मीडिया पर एक अजीब सी बहस का आगाज हो गया कि भाई हमारी टीम है, कमेटी की टीम है, कमेटी जीतेगी। ये तमाम चीजें, वो जो बॉल का इस्तेमाल होना, वो जो टॉस की बातें होना, अब इनमें कोई सदाकत तो वैसे पहले भी नहीं थी। मैं तो इन चीजों पर यकीन नहीं करता था। आईसीसी का इवेंट है,
ठीक है बीसीसीआई उसको होल्ड करता होगा, उस पर डोमिनेट करता होगा, लेकिन इतनी भी अंधी नहीं लगी हुई है लीना। नहीं देखिए, मैं तो खुद कॉन्स्पिरेसी थियरीज पे नहीं बिलीव करती। नॉर्मली अगर मेरे पास आके लोग कहते हैं कि मैम आपका ख्याल है था ये मैच फिक्स था, तो मैं कहती हूँ नहीं, क्योंकि मैं खुद नहीं बिलीव करती। और जैसे आप कह रहे हैं आईसीसी का इवेंट था और इतना भी कोई लुट नहीं मची थी, लेकिन एक चीज मैं जरूर ऐड करना चाहूंगी। ठीक है, अब क्योंकि टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा बढ़ गई है, अब हर चीज इतना ट्रांसपेरेंटली दिखाते हैं, तो टॉस को भी ट्रांसपेरेंटली दिखाने में कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त बात। एवरीथिंग शुड बी ट्रांसपेरेंट। और बाकी जो बातें हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की, फिक्सिंग वगैरह, मैं तो बिल्कुल इनपे बिलीव नहीं करती। पिक्चर लेने, हर चीज की तो पिक्चर होती है हमारे यहाँ। मतलब 11 फील्डर अगर ग्राउंड में खड़े होते हैं तो हर 11 पे एक कैमरा लगा होता है, तो जब टॉस उछाल रहे होते हैं, जमीन पर गिरे, तो कोई कैमरामैन उसकी पिक्चर ले ले, खत्म हो जाएगी बात। एब्सोल्युटली, मैं यही कह रही हूँ कि देखिए, मैं तो खुद कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे बिलीव नहीं करती, लेकिन टॉस को भी ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है और बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है। मैंने खुद ग्राउंड में 10 दफा खड़े होकर टॉस कराया है और प्रेजेंटेशन किए। वहाँ कैमरे होते हैं, वो 1 सेकंड के लिए आप अपने फोन कैमरा से भी कर सकते हैं, वहाँ तो 2-2 कैमरे लगे होते हैं। तो ऑब्वियसली कोई मुश्किल नहीं है, बट मुझे लगता है कि नियर फ्यूचर में ये होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये जो इस तरह की बातें फिर उनका भी जो है एक ही दफा कलाकोमा हो जाएगा अगर आप एक दफा इसको ट्रांसपेरेंट। अच्छा चले, आखिरी सवाल मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा, ये भारत के बारे में बात की जाती है जनाब, ये सेमीफाइनल में आके चोक करते हैं, ये फाइनल में आके चोक करते हैं। हमने देखा है जनाब T20 के सेमीफाइनल पहुंचेंगे, कभी फाइनल में आ जाएंगे, 2003 में भी फाइनल में आए, ऑस्ट्रेलियन को शिकस्त दी, लेकिन उस वक्त तो पॉन्टिंग की जो टीम थी ना, वो बिल्कुल ही अलग टीम थी, वो अनबीटन समझी जाती थी कि जनाब उसको बीट करना, जैसे 70s और 80s में वेस्ट इंडीज की टीम होती थी, वैसे 99 के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम थी कि आप उसको बीट नहीं करते थे। मैग्रा, पॉन्टिंग, ये जो प्लेयर्स थे बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर थे। लेकिन अब जब भारत की टीम पूरे वर्ल्ड कप के अंदर इतना अच्छा परफॉर्म करती हुई आई है, एक बार फिर से फाइनल में आके चोक करी है, आपको क्या लगता है ये इनकी परफॉर्मेंस का इशू है, ये इनकी साइकी का इशू है, ये इनके ब्रॉटअप का इशू है, ये क्या मामला आते हैं? इनको चोकर्स कह सकते हैं? का तो बिल्कुल नहीं है, साइकी का हो सकता है, क्योंकि बिट ऑफ बोथ, यू नो, कि फाइनल मैच है, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि इतना बड़ा एक्सपेक्टेशन है। और इनकी देखिए, मुझे लगता है कि इनके 2 मेन प्लेयर हैं, मैंने लिखा भी था थोड़े दिन पहले अखबार में ये, कि विराट कोहली और रोहित शर्मा। अगर इनके ये 2 ऊपर से जब स्टार्ट देते हैं रोहित शर्मा, तो उनको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है, लेकिन फिर आपने देखा कि बाकी मैचों में एंड तक जाते हैं विराट कोहली। आज वो जल्दी आउट हो गए, तो जब वो दोनों आधी इनिंग्स में तकरीबन 30 ओवर तक दोनों नहीं रहे, तो फिर वो वहाँ मुश्किलात उनकी बढ़ गई, क्योंकि उनको कोई गाइड करने वाला, उनकी बाकी बैटिंग लाइनअप को कोई मेंटोर करने वाला रहा नहीं। दोनों सीनियर प्लेयर्स आउट हो गए। तो आपने 92 में जाए तो पाकिस्तान के लिए इमरान खान और जावेद मियांदाद हमारे 2 मेंटोर्स थे। इसी तरह विराट कोहली और रोहित शर्मा इनके 2 मेंटोर्स हैं। तो अगर इनको आप आउट कर लें, तो आपने देख लिया आज नतीजा कि वो वर्ल्ड कप फाइनल हार गए। और मैंने तो ये पिछले हफ्ते ही लिख दिया था कि ये 2 बड़े ये रोहित शर्मा को तो कप्तान इसीलिए बनाया गया था ना कि विराट कोहली कप्तान अच्छे होंगे, लेकिन आप आईसीसी का कोई टाइटल नहीं जिता सके, इसलिए रोहित को कप्तान बनाया गया था। वरना इंडिया की टीम तो ऐसी ही थी, जैसे विराट की कप्तानी में थी, अब रोहित की कप्तानी में भी है। तो कप्तानी सही की रोहित ने वैसे नहीं, कप्तानी देखिए थ्रू आउट द टूर्नामेंट उसने बहुत अच्छी की। आज क्योंकि टॉस भी वो हार गया और अपोनेंट जो स्किपर था तमिल, उसने बहुत अच्छा स्मार्ट, मैं कहूंगी ब्रेव दलेराना उसने डिसीजन लिया कि वो पहले बोल करेगा, और उसका वो डिसीजन कामयाब हुआ। उसने आपके दोनों जो बड़े प्लेयर थे उनको आउट भी कर लिया और आप पे प्रेशर डाल दिया। तो कप्तानी में मुझे नहीं ख्याल है कि कप्तानी में कोई कमी थी उनकी, और उन्होंने बहुत बड़ा ही अच्छा लीड किया सारा टूर्नामेंट, और वैसे भी वो लीड अच्छा किया, लेकिन इख्तिताम अच्छा नहीं कर सके। लीना, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एजाज वसीम बाकरी भी हमारे साथ मौजूद था। जनाब, वर्ल्ड कप अपने नाम नाकाम हो गया करने के लिए, और ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर से वर्ल्ड कप जीत लिया है। आज का मैच एक्साइटिंग मैच नहीं हो सका, वन साइडेड मैच था। ऑस्ट्रेलिया ने शुरू से डोमिनेट किया और कोई भी ऐसा मौका नहीं आया जब उसने भारत को वापस मैच में आने दिया हो। तो जनाब, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑस्ट्रेलिया, बड़ी शानदार उन्होंने क्रिकेट खेली और बेटर लक नेक्स्ट टाइम। भारत आप जना अच्छा खेले, लेकिन उसके बावजूद आप फाइनल नहीं जीत सके। जनाब, वापस आते हैं अपने सियासी मामलात की तरफ। मुल्क में भी सियासी सरगर्मियां काफी ज्यादा तेजी से बढ़ गई हैं और अलायंस बनाए जा रहे हैं, इलेक्टेबल्स को लाया जा रहा है और कहा जा रहा है, दावे किए जा रहे हैं कि जनाब पंजाब में हम हुकूमत बनाएंगे, विफाक में हम हुकूमत बनाएंगे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कहीं ना कहीं
शिकायत की जाती है कि भाई हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलता, हमें वो उस तरह से माहौल नहीं मिल रहा, और इस दफा नहीं, हमें कभी भी नहीं मिला। पीपल्स पार्टी ने तो कल फैसल करीम कुंडी साहब मेरे शो के अंदर मौजूद थे, उन्होंने कहा हमें तो कभी भी नहीं मिला, उसके बावजूद भी हमने जनाब फाइट की है और हमने, हमारे वोटर्स हमारे पास मौजूद होते हैं, हम अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर इलेक्शंस में जाते हैं और पाकिस्तान के जो वोटर्स हैं वो हमें वोट देते हैं। लेकिन आज हैरत अंगेज तौर पर आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि हमें पूरा एतमाद है इलेक्शन कमीशन पे। अब कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कह रहे थे कि जनाब 70 साल के शख्स को चौथी बार वजीर आजम बनाने की कोशिश की जा रही है, 70 साल के शख्स का पाकिस्तानी सियासत में अब उस तरह से किरदार नहीं होना चाहिए। और आज आसिफ अली जरदारी साहब ने कह दिया कि इलेक्शन कमीशन पर एतमाद है, तो फिर नौजवान जो क़यादत है वो क्यों एतमाद का इजहार नहीं कर रही है। जनाब महमूद मौलवी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, उनसे जरा गुफ्तगू शुनीद करते हैं, इस हवाले से बात करेंगे। महमूद मौलवी साहब, ये मैं तो अभी तक समझ रहा था पीपल्स पार्टी जो ये दावे कर रही है उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा, कल फैसल करीम कुंडी साहब ने मेरे शो में कहा कि भाई इस दफा की बात नहीं है, ये हमेशा का हमारे साथ का है कि भाई हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जाता है, कभी किसी को दिया जा रहा होता है, कभी किसी को बनाने की कोशिश की जा रही है। अभी भी कोई किंग्स पार्टी है, नाम उन्होंने नहीं लिया लेकिन उन्होंने बता दिया किंग्स पार्टी मौजूद है। आज आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं कि जनाब मुझे तो पूरा एतमाद है। तो क्या ये फर्क है, सोच का फर्क है या जनरेशन का फर्क है? भैया आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, मेरी आवाज ही नहीं आ रही आपको? चले जनाब एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर आवाज जरा बेहतर कर लेते हैं, फिर सही हो गया, आप बिल्कुल चले आ गया। अच्छा महमूद मौलवी साहब, मैंने कहा कि ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो कह रहे थे कि जनाब 70 साल के शख्स को चौथी बार वजीर आजम बनाने की कोशिश है, उनका पाकिस्तानी सियासत में किरदार अब महदूद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आज आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं कि जनाब देखें हमें तो पूरा एतमाद है इलेक्शन कमीशन पे। तो उनकी सोच अलग है, बिलावल साहब लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा कर रहे हैं, तो किसकी बात को सच माना जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें आज जो आसिफ जरदारी साहब ने की है ना बात, ये बड़ी खुशाइन बात है। और इससे देखें ना, आसिफ जरदारी साहब एक सीजन्ड मैच्योर्ड पॉलिटिशियन है, बिल्कुल उन्होंने दुनिया देखी है, और वो जिस सिमत में आज बात कर रहे थे ये मुल्क के लिए भी बड़ी खुशाइन है, और मैं कहूँगा कि इकनॉमी के लिए भी बड़ी खुशाइन है, और बहुत सी चीज़ें जो है बड़ी आसानी से इन चीज़ों से हल होगी। उसकी वजह ये उन्होंने जो आज एतमाद अपना दिखाया इलेक्शन कमीशन के ऊपर और इलेक्शंस के ऊपर, इससे जो है बड़ा स्टेबिलिटी आने के इम्कानात है। उसकी वजह ये है कि देखें जब सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है, या ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज़ मैं कहूँगा, ये बात करें कि जी हमें इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतबार है, इलेक्शन के रिज़ल्ट्स पे एतबार है, तो उसमें काफ़ी जो है मुल्क की जो है स्टेबिलिटी आती है और चीज़ें बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। जो मैसेज जो जाता है क्रॉस इंटरनेशनल वर्ल्ड को भी कि जी ये जो है यहाँ पे इलेक्शंस जो हो रहे हैं ये एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे और इसके रिजल्ट्स जो है पॉजिटिव आएंगे। प्लस ये भी है कि इलेक्शंस के बाद कोई जो है, देखें जैसे वो कह रहे थे इलेक्शंस के बाद जो है एक अच्छा माहौल पैदा होगा। देखें आज ये पाकिस्तान जो है अफोर्ड नहीं कर सकता अनस्टेबिलिटी और वो माहौल के इलेक्शन के बाद हम एक दूसरे के दस्ते गिरेबान हो या रोडों पे हो कि जी इलेक्शन ऐसे हुए, इलेक्शन अनफेयर हुए, इससे इस मुल्क को बड़ा डैमेज होगा। इसीलिए आसिफ जरदारी साहब ने आज बड़ा क्लियर कहा कि जी मुझे एतमाद है इलेक्शन कमीशन पे और उनके लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा तो नहीं होना चाहिए ना। मैं ये सवाल आपसे करूंगा लेकिन मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ये लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इन मजीद चीजों पर जरा डिटेल में बात करेंगे। वेलकम बैक जनाब, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। महमूद मौलवी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा मजीद बात करेंगे। महमूद मौलवी साहब, फिर ये आज के बयान के बाद लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा तो कोई नहीं करेगा ना, और फिर इलेक्शंस के जो रिजल्ट होंगे हर एक को उसको मानना होगा, तस्लीम करना होगा, क्योंकि आप पाकिस्तान बढ़ेगा आगे उस वक्त जब इलेक्शंस के रिजल्ट को तस्लीम किया जाएगा। जी बिल्कुल, देखें इलेक्शन के रिजल्ट्स को भी तस्लीम किया जाएगा
और ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड का था, ये कहानी भी टेक्निकली इससे ख़त्म हो जाती है। और आप ये देखिए ना, और अब मेरा कहना है कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को इलेक्शन कमीशन के साथ बैठ के एक सिस्टम भी तय करना चाहिए और एक आपस में इत्तेफाक करना चाहिए कि जो भी रिजल्ट्स आए उसको हम एक्सेप्ट करें और इसको लेके इस मुल्क को आगे चलें। हम पीछे एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी ना करें और जो उसकी वजह से उसी इल्ज़ाम तराशी और ना इत्तफाकी की वजह से दुश्मन जो है इसका फायदा उठाते हैं। आपकी 80% सियासत ही खत्म हो जाए। आपकी मतलब मैं आपकी बात नहीं कर रहा, ओवरऑल बात कर रहा हूं। अगर आप इल्जाम तराशी की सियासत छोड़ देंगे तो फिर पाकिस्तान में सियासी जमातें फिर तशहीर क्या करेंगी? मतलब आपने ऐसा क्या किया जिसको तशहीर करेंगे? अभी तो जो 16 महीने की हुकूमत थी उसमें तो सबका हिस्सा था, लेकिन उसको ओन कोई नहीं करता है। देखिए ये बदकिस्मती है। देखिए होना ये चाहिए कि हम इश्यूज पे बात करें, हम लोगों के मसाइल को हल करने की बात करें, मुल्क के इकनॉमी को देखें। देखिए दुनिया कहाँ से कहाँ चले गई। जो ममालिक हमसे बहुत पीछे थे आज कहाँ पहुँच गए, और हम इसी सियासत में रह गए कि एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी, एक दूसरे को बुरा भला कहना। देखिए हमको इस मुल्क का सोचना है तो हमें इसको लेके आगे चलना है, और ये जो है ना हम इश्यूज के ऊपर बात करें। और जो आसिफ जरदारी साहब ने आज कहा, उन्होंने कहा बिल्कुल सही किया। अब देखिए आज जो है उन्होंने एतमाद जाहिर किया इलेक्शन कमीशन के ऊपर, सही है। इससे जो है सिग्नल इंटरनेशनल वर्ल्ड को भी ये जाता है कि देखें जी सारे पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ है। देखिए मेजॉरिटी ने भी अगर इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिल रहा है और जो है इलेक्शन रिजल्ट सबको एक्सेप्टेबल है। देखिए कुछ फीसद तो होंगे जिनको एक्सेप्टेबल नहीं होगा, वो तो देखें हर चीज़ में होता है। खेल में भी देखें ना, अगर जो हारते हैं और हालांकि ये इतना ओपन होता है उसके बाद बावजूद भी आप देखें तनकीद तो होती रहती है। सही है। तो आप भी अपनी पार्टी को आगे लेके चल रहे हैं। आज तो अली नवाज अवान साहब ने भी ज्वाइन कर लिया और मजीद लोग आ रहे हैं आपके पास। लेकिन एक सवाल ये भी है सर, पहले सवाल पूरा कर लो, आप जवाब दे दीजिएगा। लेकिन सर आपके पास लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन मुतहर्रिक कुछ ही लोग नजर आते हैं। आप मुतहर्रिक हैं, खुर्रम रोकड़ी साहब मुतहर्रिक हैं, अलीम खान मुतहर्रिक हैं, जहांगीर तरीन साहब मुतहर्रिक हैं, बाकी बहुत सारे लोग हैं जो पीटीआई से निकल के आपके पास आते हैं लेकिन वो मुतहर्रिक नहीं होते हैं। क्या वजूहात हैं उसकी? नहीं, मेरा ख्याल से देखें आहिस्ते आहिस्ते जो है लोग जो है आगे आ रहे हैं, और कुछ लोग जो है अपने हलकों में लगे हुए हैं इलेक्शन की तैयारियों में। देखिए उसकी वजह ये है कि अलग अलग सोचे और वो इलेक्शन की अपनी तैयारियां कर रहे हैं। और अब मैं आपको ये बता दूं, सिंध से भी अभी लोग हमें ज्वाइन करेंगे। अच्छा। और कराची में जो है, उधर कराची में भी ज्वाइनिंग शुरू। कराची में तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उसमें से कौन आ रहा है आपके पास? नहीं देखिए मैं बताऊं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अब एक अलग पार्टी है, पीपल्स पार्टी अलग है, जमात इस्लामी, और कराची में बहुत सारी पार्टीज हैं। इन सब के अपने अपने स्टेक्स हैं। हम देखें पीटीआई के कुछ लोग अभी ज्वाइन करेंगे, ठीक है, जो कराची से इनका ताल्लुक है, और इंटीरियर सिंध से भी लोग अब जो है शामिल होना शुरू हो जाएंगे। देखिए जैसे पंजाब में आप देखें स्लोली काफ़ी लोग आ रहे हैं। अभी तो साउथ पंजाब में काफ़ी जगहें बाकी हैं जहाँ से लोग इंशाल्लाह आएंगे। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमारा भी एक शेयर होगा हुकूमत के अंदर, क्योंकि हम देख रहे हैं किस सेंस में होगा सर शेयर आपका? इत्तेहादी बनेंगे तो अगर किसके इत्तेहादी बनेंगे? अगर लेट्स सपोज अगर मैं आपके सामने आप बताऊं, हाँ जी आने वाले इलेक्शंस जो मैं देख रहा हूँ, एक इलेक्टेड नेशनल गवर्नमेंट बनेगी। उसकी वजह ये है कि क्लियर मेजॉरिटी, जिसको कहें 2/3 मेजॉरिटी या विनिंग मेजॉरिटी, किसी के पास नहीं होगी। उसकी वजह ये है कि देखिए हर पार्टी जो है अपना अपना मैंडेट है और उनके सब स्प्लिट्स भी हैं। जैसे केपीके में JUIF है, जमात इस्लामी है, PTI है, और खटक साहब है, पीपल्स पार्टी भी वहाँ पे है। पंजाब में जो है PMLN काफ़ी एग्रेसिव है, IPP है, पीपल्स पार्टी भी है, PTI भी है। तो देखें उधर अलग है, सिंध के डायनामिक्स अलग है। तो उसको देखते हुए नज़र ये आ रहा है कि एक मखलूत हुकूमत बनेगी और उसमें तकरीबन ज़्यादातर पार्टीज़ होंगी एक हुकूमत करने के लिए, ताकि हुकूमत को इसलिए मैं कहूँगा सब साथ होंगे
कि ये जो मेन क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस में हम फंसे हुए हैं। लेकिन मैं अब मुस्लिम नून अलग दावा कर रही है सर, वो कह रही है कि हम 129 सीटें कौमी असेंबली की पंजाब से ले जाएंगे, और अगर इतनी बड़ी तादाद में वो पंजाब से सीटें ले जाते हैं तो सर उनको तो फिर किसी को इत्तेहादी बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पंजाब से अगर वो इतनी बड़ी सीटें ले जाते हैं सर तो फिर हुकूमत विफाक में उन्हीं की होगी, फिर तो ये तो दावा उनका है। देखिए, दावा और रियलिटी में हमेशा फर्क होता है। अच्छा, वो दावा कर सकते हैं तो 129 का 145 का भी दावा कर सकते हैं, मगर हमें रियलिटी पे आना पड़ेगा। उसकी वजह देखिए, वो भी यही कह रहे हैं, अगर आप उनके इंटरव्यू सुने, वो कहते हैं हम सबको लेके साथ चलेंगे। सिर्फ फर्क ये है कि मैं कह रहा हूँ एक मखलूत हुकूमत बनेगी, वो कह रहे हैं हम सबको लेके साथ चलेंगे। फर्क कुछ भी नहीं है। देखिए, अगर उनके पास 2/3 मेजोरिटी हो और ये अगर क्लीन स्वीप कर रहे हो तो फिर वो क्यों किसी को लेके साथ चलेंगे। लेकिन सर अगर आप उनसे 16 महीने की हुकूमत की चार्जशीट उनके सामने रखेंगे तो खास तौर पर मुस्लिम लीग नून के, जो क्योंकि लेड बाय वो मुस्लिम लीग नून थी तो जनाब पीडीएम और उनके इत्तेहादियों की हुकूमत, वो हमेशा ये बात कहते हैं कि जनाब वो 16 महीने की कारकर्दगी का सवाल नहीं किया करें, क्योंकि वो मखलूत हुकूमत थी और उसको चलाना बड़ा मुश्किल था। हम तो सबको अकोमोडेट करते रहे, हम तो सबको समझा के हुकूमत कंप्लीट करते रहे। पाकिस्तान के अंदर कोलिशन हुकूमत चलाना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, ये आप भी जानते हैं सर। देखिए, डिफिकल्ट है, मगर एक बात मैं आपको बता दूं, उस वक्त जो वो हुकूमत थी बड़ी इनसिक्योर हुकूमत थी और अनस्टेबल थी। आज गई और कल गई। लेकिन लोग कह रहे थे इंतखाबात अगले महीने होंगे, 1 महीने होंगे, अपोजिशन रोडों पे थी, पीटीआई, उसको उसी ने तो इकनॉमी को आज डैमेज किया है। अगर अपोजिशन जो है वहां पे बैठ जाती है असेंबलीज में अपोजिशन करती तो आज हमारे इकोनॉमिक। सर अगर आप इजाजत दें, मुर्तजा वहाब साहब ने भी, मेयर साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, उनसे जरा गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मुर्तजा साहब अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। मुर्तजा साहब, ये जरदारी साहब ने आज बड़ी अच्छी बात की है, इलेक्शन कमीशन पर हमें एतमाद है, लेकिन अगर मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को या उनकी गुफ्तगू को हटा के पुरानी बातें करूं तो उस पुरानी बातों में ये सारी मामला थे कि जनाब हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है। और कल तो फैसल करीम गुंडी साहब ने मेरे शो में कहा कि हमें इस दफा नहीं, कभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला, हमने तो जो हमारे पास दस्तियाब वसाइल होते हैं उसके हिसाब से हमने इलेक्शन लड़ा है। तो सर अब इलेक्शन कमीशन का जो रिजल्ट इलेक्शन का जो आएगा, और जाहिर सी बात है इलेक्शन कमीशन ही रिजल्ट छापेगा, सारी चीजें लेकर आएगा, तस्लीम करेंगे ना सर, फिर उसमें तो कोई दो राय नहीं होगी। देखिए, पीपल्स पार्टी हमेशा आईनी इदारों का एहतराम करती है, उनकी जो इज्जत और तौकीर है उसमें बिलीव करती है। बिल्कुल। अगर पीपल्स पार्टी जैसी सियासी जमात इलेक्शन से पहले इस तरह के आईनी इदारों के ऊपर इल्जाम तराशी का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाए किसी सबूत और शवाहिद के बगैर, तो हम समझते हैं ये गैर मुनासिब चीज है। तो हमने इस पैराई में स्टेटमेंट दिया कि नेचुरली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे कानून के मुताबिक, जिस तरह हम अदालतों से एक्सपेक्ट करते हैं कानून के मुताबिक फैसले किए जाएंगे। लेकिन एट टाइम्स आपने देखा है कि वो फैसले उतने ज्यादा मुनसिफाना अंदाज से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ नहीं हुए। तो हम केस टू केस बेसिस के ऊपर चलते हैं। जब भुट्टो साहब के केस में अदालत ने हमारे खिलाफ फैसला किया तो हमने बरमला आज भी कहते हैं कि हमारे साथ वो अदालती कत्ल वाला वाकया हुआ। इन्हीं अदालतों ने जब इंसाफ के बोलबाला के लिए कोई फैसला किया या इलेक्शन कमीशन ने आईनी पोजीशन पर खड़े होके क्या, तो हम उनके साथ खड़े हुए। आपके सामने इमरान खान साहब के दौर में इलेक्शन कमीशन के ऊपर बड़ा प्रेशर था कुछ चीजों के हवाले से, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना जो आईनी मौक़िफ़ था उसका साथ दिया और वक्त ने साबित किया कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल पर ये लेवल प्लेइंग फील्ड के जो बात की जाती है पीपल्स पार्टी, खास तौर पर पीपल्स पार्टी की तरफ से, तो इशारा फिर किसकी तरफ होता है? या तो निगरां हुकूमत या फिर इलेक्शन कमीशन, ये दो ही रेलेवेंट फोरम्स हैं। देखिए, ये तो नेचुरली ना, जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो तो हुकूमत का काम है प्रोवाइड करना। निगरां हुकूमत अगर किसी इलेक्टेबल को खास कोई इशारा दिया जा रहा है कि वो किसी और सियासी जमात में चले जाए, अगर ये इंप्रेशन देने की कोशिश की जा रही है कि एक सियासी लीडर को किसी सूबे में उस तरीके से एक्सेस नहीं दी जाएगी, तो नेचुरली से जो खदशात हैं वो बढ़ते हैं। लेकिन देन अगेन ये वफाकी हुकूमत का काम है, मौजूदा निगरां हुकूमत का, कि वो मुनसिफाना अंदाज से इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करें, वो बाई पार्टीजन होकर अपना किरदार अदा करें। वेल पॉइंट है सर। देखिए, अभी भी वफाकी हुकूमत, मेरी बात सुनिए, जी, अभी भी जो वफाकी हुकूमत है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि वो लोग जो कि शहबाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, तो वो आज भी मौजूदा निगरां वजीर आज़म
के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। अगर कोई उनके मुशीर थे या नून लीग के साथ करीब थे, कुर्बत थी, तो आज की हुकूमत में, मौजूदा हुकूमत में अगेन वो किसी न किसी वजारती ओहदे पर बराजमान ये शिकवा आपका जायज है सर, ये शिकवा जायज है, लेकिन उससे पहले जो आपने बात की ना कि अगर ये तासुर दिया जाएगा कि एक पॉलिटिकल लीडर को एक खास सूबे में एक्सेस नहीं मिलेगा, ये तासुर की मैं डिटेल जानना चाहता हूं सर, आपको ये तासुर क्यों लग रहा है? देखिए आपके सामने है ना, मैं 2018 के अगर इलेक्शन की मिसाल दूं आपको, तो बिलावल साहब जब सिंध का बॉर्डर क्रॉस करके घोटकी के बाद जब पंजाब में दाखिल होना चाह रहे थे तो उनको रोका गया था ना, ये कहा कि जी सिक्योरिटी अरेंजमेंट ठीक नहीं है, आपको वो फुल प्रूफ सिक्योरिटी नहीं दे पाएंगे। और उसका एंड रिजल्ट ये हुआ कि बिलावल साहब जो है वो पंजाब का रुख नहीं कर पाए थे और उस तरीके से वहां पर कैंपेन नहीं कर पाए थे। और हमारी सियासी जमात को तो सबसे ज्यादा सिक्योरिटी खदशात हैं, बिकॉज वी हैव बीन विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। सर आप लोगों ने तो नुकसानात उठाए, मैं तो इस बात को हर बात में कहता हूं, आप लोगों ने अपने लीडरशिप का नुकसान उठाया, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। अभी भी आपको लग रहा है कि एक्सेस नहीं दिया जा रहा? देखिए ये ओनस तो मौजूदा हुकूमत के ऊपर है कि वो तमाम जो खदशात हैं उनको दूर करे और लेवल प्लेइंग फील्ड, और आखिर में पाकिस्तान की आवाम फैसला करे कि वो किस सियासी जमात को अपने लीडर के तौर पर मुंतखब करना चाहते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसके लिए जरूरत इस बात की, और इस इलेक्शन में और ज्यादा जरूरी है कि बिल्कुल फ्री फेयर तरीके से इलेक्टोरल प्रोसेस होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन वाब साहब, ये बताइएगा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का नून लीग से प्री इलेक्शंस का ये इत्तेहाद है, पीपल्स पार्टी को सिंध में बिलखुसूस कराची के अंदर ये अफेक्ट करेगा? देखिए मेरा अपना मानना ये है कि सूबाए सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 2002 से लेके अगर 2018 तक के आप इलेक्टोरल नताइज उठा के देखें तो बतदरीज हमारी सीटों में, हमारे वोट्स में इजाफा हुआ है। हमने सिंध के अर्बन सेंटर से भी कामयाबी हासिल की और ये कामयाबी का सिलसिला इसी तरीके से चलता रहा है। और इसके बनस्बत मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो कि अपने आप को सोल रिप्रेजेंटेटिव कराची शहर की कहती थी, उसका आपने हाल देख लिया 2018 के इंतखाबात में भी, और 2023 में जब बल्दियाती इंतखाबात हुए तो उन्होंने बॉयकॉट कर दिया था। हाँ बिल्कुल फैसला किया। इसी तरीके से नून लीग जो कि 93-97 में उन्होंने अच्छी इलेक्टोरल सीट कराची शहर से जीती थी, लेकिन उस तरीके से कराची शहर में उन्होंने काम नहीं किया और नतीजा ये हुआ कि उनके अपने नुमाइंदे उनसे खाइफ हुए और वो अपनी सियासी जमात को छोड़ के उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंतखाब किया। तो मैं ये समझता हूँ कि दोनों सियासी जमातें इस बात का एतराफ कर रही हैं कि शायद वो इस वक्त 2023-24 में इस पोजीशन में नहीं है कि वो अकेले अपने मैनिफेस्टो पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला कर सके, और इसलिए वो इत्तेहादी ढूंढ रहे हैं। तो 100 बिस्मिल्लाह जी 8 फरवरी को पता चल जाएगा कि किसकी क्या पोजीशन है। हम लोग अपने मंशूर के ऊपर और जो हमने काम किया उसके ऊपर इंशाल्लाह वोट मांगेंगे, और हम पूरी उम्मीद है कि जिस तरह बल्दियाती इंतखाबात में लोगों ने रिस्पॉन्ड किया उसी तरीके से 2024 के आम इंतखाबात में कराची की आवाम रिस्पॉन्ड करेगी। सही। महमूद मौलवी साहब, आपको लगता है ये अफेक्ट करेगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, ये जो नून लीग का है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग का और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का जो इत्तेहाद हुआ है, प्रिसाइजली जरा जल्दी बताइए। देखिए मैं इसमें ये कहूँगा, बिल्कुल मुर्तज़ा आप साहब सही कह रहे हैं। देखिए अवाम जो है फैसला अवाम ने करना है, ठीक है, और जो भी जिसने काम किया है तो अवाम उसके साथ तो होगी, उसकी वजह देखिए अवाम ने फैसला करना है। देखिए इत्तेहाद जो है उनका भी जो है वो भी मेरे ख्याल से इत्तेहाद का बिल्कुल हक रखते हैं, और इत्तेहाद करना हर पार्टी एक दूसरे के साथ अगर चाहे इत्तेहाद करेगी। अब जो है कि देखिए किसने कितने सीटें निकालना है ये तो 8 फरवरी को पता चल जाएगा, बताएंगे। इस वक्त हम अज्यूम नहीं कर सकते। ठीक है, चलें सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मुर्तज़ा वाब साहब हमारे साथ मौजूद थे और महमूद मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों शख्सियत जनाब एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ दीगर चीज़ों पर मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी समय एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जनाब, पाकिस्तान अपनी जियोपॉलिटिकल और जियोग्राफिकल सिचुएशन के एतबार से हमेशा दुश्मनों को खटकता नजर आया। हमारा अजली दुश्मन और खित्ते का सबसे बड़ा दहशतगर्द भारत खुद या अपने सहूलतकारों के जरिए किसी न किसी तरह पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई साजिश हमेशा से करता चला है।
कभी ये दहशतगर्दी भारतीय जासूसों के जरिए होती है तो कभी दहशतगर्दी के लिए सहूलतकारों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मुल्क में बदअमनी फैलाने वाले इन अनासिर के साथ कोई रियायत ना पहले हुई थी और ना कभी आइंदा होगी। दहशतगर्दों का खात्मा होगा और जहां से उन्हें मदद मिल रही है उन्हें भी नहीं छोड़ा जाएगा। और जिस तरह माजी में भी हमने देखा कि दहशतगर्दों की जानिब से दुनिया के सबसे पुरअमन और मजहब दीन इस्लाम का लिबादा ओढ़कर दहशतगर्दी की गई और सादा लोगों की जहन साजी की और जिस तरह से ब्रेन वॉश करके खुद कुछ धमाके होते रहे, वो किसी सूरत भी दीन इस्लाम की तालीमात नहीं थी, क्योंकि हमारा प्यारा दीन इस्लाम ऐसी किसी किस्म की तालीमात का हरगिज दर्स नहीं देता है। इसी सिलसिले में इस्लामी तालीमात बहुत वाज़ेह हैं, जिसकी रूह से रियासत के खिलाफ मुसल्ला जिदोजहद आखिरी हद तक ममनू है। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने इस मौजू पर एक मुफस्सिल फतवा पैगाम पाकिस्तान के नाम से जारी किया है, जिस पर 1800 उलमाए कराम के दस्तखत हैं। और इसी हवाले से गुज़िश्ता रोज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेरे सदारत तमाम मकातिब फ़िक्र के मुमताज़ उलमा व मशाइख से GHQ रावलपिंडी में अहम मुलाकात हुई, जहां आर्मी चीफ की जानिब से पैगाम पाकिस्तान को सराहते हुए कहा था कि किसी भी मजहबी, सूबाई, कबायली, लिसानी, नस्ली और फिरका वाराना इम्तियाज के बगैर पाकिस्तान तमाम पाकिस्तानियों का है और रियासत के सिवा किसी भी इदारे या गिरोह की तरफ से ताकत का इस्तेमाल और मुसल्ला कार्रवाई नाकाबिले कबूल है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिर्फ अफवाज पाकिस्तान, रियासती इदारे, उलमाए कराम ही नहीं बल्कि हर शख्स, हर शहरी पर लाजिम है कि वो अपना और अपने आसपास के लोगों का मुहासबा करे और दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए रियासत और उसके सिक्योरिटी इदारों के शाना बशाना खड़ा हो। और अगर पूरी कौम ऐसा करती है तो यकीन जानिए ये पैगाम पाकिस्तान दहशतगर्दों के लिए इबरत का निशान साबित होगा। इसी तमाम तर सूरत हाल पर हमने बात की है। जनाब अल्लामा राग़िब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जरा मजीद बात करेंगे। अल्लामा साहब अस्सलाम वालेकुम। सर ये मुलाकात हुई है, आपको क्या लगता है मौजूदा तनाजुर में, जिस तरह से मैंने बात की अपने इब्तिदाई में भी कि जनाब हमारा जो अजली दुश्मन है भारत, पाकिस्तान में होने वाली हर दहशतगर्दी के पीछे बिलवास्ता या बिलावास्ता उसका कहीं ना कहीं हाथ होता है, या तो वो डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है या फिर अपने सहूलतकारों को इस्तेमाल करता है। ऐसे में जो ये फतवा सामने आया है और उस पर फिर आर्मी चीफ साहब से मुलाकात हुई है, कैसे देखते हैं सर सारी सूरत हाल को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात जहन में रहे कि बुनियादी तौर पे ये फतवा 2018 में जारी किया गया, यानी आज से 5 साल कबल। सही है। और उस वक़्त 1800 उलमा और मशाइख ने इस पर दस्तखत किए। अब तक इसकी तादाद 10,000 से ज़ायद हो चुकी है जो कि इस फतवे को इंडोर्स कर चुके हैं। ठीक है। और यह फतवा ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून पाकिस्तान मुख्तलिफ ममालिक, ख़ास तौर पे इंडोनेशिया, सऊदी अरब, UAE और दीगर अरब ममालिक में भी बड़ी पज़राई के साथ वहाँ पर उलमा के दरमियान मौजूद है। बुनियादी तौर पर इस फतवे में इस बात को बयान किया गया कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क किसी भी तौर पे गैर इस्लामी तसव्वुर नहीं किया जा सकता। एक इस्लामी मुल्क है और इस्लामी मुल्क होने की हैसियत से किसी भी गिरोह या चंद अफराद के मजमूए को रियासत के खिलाफ या रियासती अदारों और उनमें काम करने वाले कारकुनान या आमतुन्नास के खिलाफ कि वो रियासत के साथ उसके कामों के अंदर शरीक हैं, खुद कुछ धमाका, उनका कत्लेआम या उनके ऊपर मुसल्ला महाजराई किसी भी तौर पे जायज नहीं है। खिलाफे कानून है, खिलाफे शरीयत है। बुनियादी तौर पे इस फतवे का ये थीम रहा। जिस मीटिंग के हवाले से आप बात कर रहे हैं, ये मीटिंग जुमअतुल मुबारक को कमोबेश 4 घंटे तक जारी रही है और 150 से ज़ायद उलमा व मशाइख ने इसमें शिरकत की है, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब हाफिज आसिम मुनीर साहब ने बड़े वाज़े अंदाज में न सिर्फ इस फतवे को अप्रिशिएट किया बल्कि उलमा को जोर दिया कि वो इस फतवे के मंदरजात के मुताबिक आमतुन्नास की जहन साजी करें और महराब मिंबर और मदरसे को किसी भी तौर पर किसी भी दहशतगर्दी के वाक़े में इस्तेमाल होने से बचाएं। ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त है। सर अगर आप इजाजत दें, अल्लामा सैयद साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया है, उनसे भी जरा मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लेता हूं। बुखारी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये बताइएगा, ये जो दीन इस्लाम के नाम पर जिस तरह से रियासत के खिलाफ दहशतगर्दी के नाम पर लोगों का कत्लेआम किया जाता है या इस तरह के मामलात होते हैं, अब ये जो फतवा आया है इसमें यह कहा गया वाज़ेह तौर पर कि कोई भी गिरोह
रियासत के खिलाफ हथियार नहीं उठा सकता, मासूम लोगों का कत्लेआम नहीं कर सकता है और दीन इस्लाम पर यह दहशतगर्दी नहीं फैला सकता है। और उस पर हर जुम्मे को मुलाकात भी हुई आर्मी चीफ साहब से। कैसे देखते हैं सर इस मुलाकात को और इस फतवे को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बड़ी खूबसूरत बात खुद ही इरशाद फरमा दी। उसी चीज के रद्द के लिए और उसी चीज को ठीक तौर पर वाज़े करने के लिए कि इस्लाम की तालीमात इस ज़मन में क्या है जी। मुल्क भर के जय्यद उलमा ने, वो 1800 नहीं थे, 2200 थे। उस वक्त हम ईवान सदर में जमा हुए थे, मैं खुद उनमें शामिल था, बैसीत एक तालिब इल्म। हमने सन 2018 में इसी बात को वाज़े किया था, पैगाम पाकिस्तान की शक्ल में एक मुत्तफिका कौमी बयानिया जारी किया था कि किसी को ये हक नहीं दिया जा सकता शरई तौर पर, इस्लामी तौर पर, दीनी तौर पर और पाकिस्तान के आइन और दस्तूर, जो इस्लामी आइन और दस्तूर, उसके मुताबिक कि वो रियासत के अंदर रियासत कायम करे और रियासत के अंदर ये फतवाबाजी करे कि फलां जो हमारा महकमा है उसके बारे में वो कुफर के फतवे लगाना शुरू कर दे और उनकी इस तरह। तो ये यकीनन उसके रद्द के लिए और ये वाज़े करने के लिए कि ये इस्तेहकाक जिहाद का और अल्लाह की राह में तलवार उठाने का, ये इस्तेहकाक से रियासत का होता है और रियासत के जो हमारा दिफाई इदारा है उसका हक है। इसलिए हमने उस वक्त बिल्कुल वाज़े कर दिया था कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाला हर कलमा गो वो अहले किबला है और हम सब उसका एहतराम करेंगे। और इसी तरह जो गैर मुस्लिम भी यहाँ आबाद है उनकी बात गाहें ये महफूज रहेगी, उनको अदल इंसाफ फराहम किया जाएगा, इंसानी बरादरी के तौर पर उनके साथ बराबरी का सलूक किया जाएगा, उन्हें 2 नंबर शहरी नहीं समझा जाएगा। तो मैं समझता हूँ उसी आज पैगाम पाकिस्तान की रूह को दोबारा ताज़ा किया गया है, जो हमारे चीफ आर्मी स्टाफ इज्जत मां जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब ने 200 उलमा को, 200 मशाइख कराम को मुल्क भर से जमा किया और पाकिस्तान के हर कोने से, यानी गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान, कराची, सखर और इसी तरह पंजाब और बलूचिस्तान, तमाम इलाकों से, सिंध से इकट्ठा कर, खैबर पख्तूनख्वा, पेशावर से बुलाकर सबको ये इकट्ठा उनको जमा करके मुत्तहद करके सबकी तरफ से ये पैगाम दिया गया है कि हम इस पैगाम पाकिस्तान पर बिल्कुल मुकम्मल, पहले भी हमने साइन किए, हम दोबारा इस पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। और इस वक्त जो हमारी क़यादत ने जो फैसले किए हैं पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के तौर पर भी, पाकिस्तान के दाखिली उमूर के तौर पर भी और ख़ास तौर पर अफगान पॉलिसी के तौर पर, जो मुहाजिरीन जहाँ पर गैर कानूनी तौर पर आबाद थे, हमारे भाई थे और हमारे मुसलमान बहुत ही काबिल एहतराम हमारा हिस्सा थे, हमने 40 साल उनकी खिदमत की है। अब अल्हम्दुलिल्लाह उनकी रियासत में अमन कायम हो चुका है, अब उनको अच्छे तरीके से रुखसत किया है। तो यकीनन ये सब मुत्तफिका तौर पर सब कुछ हुआ है। और फिर वहां पर हमने एक अमली मुजाहरा भी किया है। उस 4 घंटे की मीटिंग में नमाज जुमा का टाइम आया तो तमाम मुकातबे फिक्र के ज़ुअमा और उलमा और कायदीन ने एक इमाम के पीछे जुमा पढ़कर, एक इमाम के पीछे बाजमात नमाज अदा करके दुनिया को ये पैगाम दिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के मुसलमान अल्लाह और रसूल के नाम पर ये मुंतशिर और मुतफर्रिक नहीं है, मुत्तहद इकट्ठे हैं पाकिस्तान के दिफा के लिए, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए। हम 2 नहीं है, हम इकट्ठे और मुत्तहद अल्हम्दुलिल्लाह एक कौम की हैसियत हम रखते। तो यकीनन ये मुलाकात जो बहुत ही इस लिहाज से मैं समझता हूँ कामयाब तरीन मुलाकात थी, मुशावरती हमारा इजलास था और इसके खिलाफ जो हमने बाज चीजों में प्रोपेगेंडे के तौर पे देखा, मैं उसको भी कंडम करना चाहता हूँ। यहाँ पे ये एक शुशा उठाया गया कि जनाब वहाँ पर चीफ आर्मी स्टाफ के दरमियान, मशाइख उलमा के दरमियान बुलपुरु शीशा रख दिया गया था। मैं हल्फन कह रहा हूँ ये बिल्कुल सरासर गलत बयानी है, झूठ पर मबनी है, सच्चाई इसका कोई ताल्लुक नहीं है। जनरल साहब बिल्कुल हमारे सामने आकर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बिल्कुल सर, डिटेल में बात करते हैं लेकिन टाइम की किल्लत है। अल्लामा साहब, अल्लामा ज़िया साहब और रागिब नईमी साहब, आप दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया जनाब। जब हमारे जैसे ये जो हमारे साथ मेहमान मौजूद थे, जय्यद उलमा इस बात पर मुत्तफ़िक़ है और हमारा प्यारा दीन कभी भी इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि जनाब आप मासूम लोगों का खून बहाएं और उसको दीन इस्लाम की खिदमत का नाम दें। दीन इस्लाम की खिदमत ये नहीं है और जो लोग ये काम करते हैं या जो लोग इस काम की तरबियत ले रहे हैं या तरबियत दे रहे हैं वो दीन इस्लाम की नहीं बल्कि पाकिस्तान के दुश्मनों की खिदमत कर रहे हैं। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं नहीं तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।